अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अहम टॉपिक है आपके लिए कि ये टॉपिक तो कह लें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर तो इजी है, हाँ इजी है। इसके अंदर हम दो टॉपिक शामिल किए हैं लेकिन दोनों आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है और मैं आसान बना के जाऊंगा आपके लिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एनालाइजिंग साउंड वेव को एनालाइज कैसा किया जाएगा। पीछे तक तो हम ये पढ़ के आए थे कि डिफरेंट साउंड को कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे कि जैसा कि अगर मैं एक साउंड बोलूँ जिसकी पिच ज़्यादा है और पिच कम है, इस बेस पे हम अलग करते थे। और दूसरे तरह की जो साउंड्स होते थे जिनकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कम की बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते थे। और तीसरे तरह के साउंड जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड था, जिसके अंदर हमने कहा था कि दो ऐसे साउंड्स के बीच में फ़र्क कर सकते हैं हालांकि उनकी पिच भी सेम रहे और इनकी एम्पलीट्यूड भी सेम रहे, तब भी हम जब फ़र्क कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ साउंड से फ़र्क कर सकते हैं। क्योंकि क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है। हम उनकी वेव फॉर्म यानी उसकी वेव कैसे बन रही है, आवाज़ साउंड की वेव कैसे बन रही है, उसको देख के हम डिफ्रेंशिएट करते थे। यहाँ पे भी इस तरह है। एनालाइजिंग ऑफ साउंड में जो मेन किरदार है, सबसे अहम रोल जो है वो क्वालिटी ऑफ साउंड का है। ध्यान से सुनना, किसका है? कि क्वालिटी ऑफ साउंड का है। क्वालिटी ऑफ साउंड ही आपको बता देगा कि साउंड की वेव फॉर्म कैसे बनेगी। अगर साउंड की वेव फॉर्म हमें दिखाई पड़े तो हम फ़ौरन वहाँ से जज कर सकते हैं कि इसकी वेव फॉर्म किस नेचर की है, क्या इसकी वेव फॉर्म सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह हम उस साउंड को एनालाइज कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम आज सबसे पहले कि एनालाइजिंग ऑफ साउंड से पहले टॉपिक को हम उसी तरह लेके चलेंगे जिस तरह बुक में दिया हुआ है। तो बुक वाला कहता है कि जो एनालाइजिंग ऑफ साउंड है यानी कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है, मैं अगर कहूँ साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से होता है। सर हम अभी तक तो पढ़ते आए हैं, हमें नहीं पता क्या? हाँ पता है, क्या है? वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस होता है किस वजह से? वाइब्रेशन से। अगर साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन से और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू किससे? अगर मैं कहूँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है किस चीज़ की वजह से? वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती है वो होती है मेरे भाई ड्यू टू किस वजह से? सोर्स ऑफ साउंड। वाइब्रेशन कौन प्रोड्यूस करता है? सोर्स ऑफ साउंड। मतलब सोर्स ऑफ साउंड क्या मतलब सर? यानी कि जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है वही वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है बाय सोर्स ऑफ साउंड। इतनी बात समझ आ गई। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो एनालाइज करने के लिए, साउंड को एनालाइज करने के लिए, अब मैं यहाँ टॉपिक तो पूरा पढ़ाऊंगा लेकिन टॉपिक के अंदर से भी सवाल कैसे बन के आ सकते हैं ये भी बताने वाला हूँ। ये बात समझ आएगी? हाँ सर समझ आ गई। लेकिन हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़े हैं, उसमें से सबसे अहम जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है वो है हमारे पास यानी कि टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड। तो हम कहेंगे जो टिम्बर है, टिम्बर या जिसे हम क्या कहते हैं जी, क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड जो है, स्लेश का समझ आती है? स्लेश मतलब या दोनों नाम है भी। टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो आपके पास, टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या है? वेव फॉर्म अगर कहा जाए, क्योंकि टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। वेव फॉर्म क्या मतलब सर? वेव फॉर्म ये कि साउंड की वेव ऐसी बन रही है या साउंड की वेव ऐसे ट्री 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 ऐसे बन रही है। कुछ आज कल की वीडियो में मैंने आवाज़ निकाल के बताया था। इसी तरह आज के वीडियो में ये इसका मतलब ये मतलब है, इसका ट्रे 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 ऐसा मतलब है। ठीक है, देखो इन दोनों साउंड्स के अंदर वेव फॉर्म अलग है, इसी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ साउंड अलग होगी। जैसे दो गानों की धुन अलग होती है तो आप फर्क करते हो ये पश्तो गाना है ये पंजाबी गाना है, ठीक है जी, तो गानों की धुन अलग होती है पीछे। चलो आ जाओ, तो वेव फॉर्म अलग होती है। तो टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो हर साउंड को दूसरे साउंड से अलग बना देता है। एक साउंड दूसरे साउंड से अलग क्यों होता है? एक साउंड दूसरे साउंड से अलग क्यों सुनाई देता है? ड्यू टू वेव फॉर्म, उसकी वेव अलग बनती है। हाँ सर समझ गए। तो टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड मेक एवरी साउंड यूनिक। मेक साउंड क्या बना देता है? मेक जो साउंड है उसको यूनिक बना देता है। यूनिक मतलब डिफरेंट बना देता है। यूनिक की जगह डिफरेंट भी लिख सकते हैं। मेक एवरी साउंड डिफरेंट फ्रॉम अनदर साउंड, ऐसा बात आप लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन उठा के बोल दूंगा आपके लिए, तो उसी क्वेश्चन की मदद से आप समझ जाइएगा। क्या क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूँ हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मान के चले आप कहीं पे चले गए किसी जगह पे, वहाँ पे अलग अलग साउंड हर तरफ से सुनाई दे रहा है, मतलब साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब कहीं पे खटखट की आवाज़ आई, कहीं पे टक टक की आवाज़ आ रही है, कहीं पे डर टर की आवाज़ आ रही है। तो अलग अलग साउंड आ रहे हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है।
लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट या अलग अलग आवाज़ें हैं, मान ले कहीं पे एक जगह ऐसे जहाँ तो मान ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड है, किसी कहीं पे खट खट, कहीं पे टक टक, कहीं पे टर टर की आवाज़ें आ रही है, ठीक है जी। यानी ये डिफरेंट साउंड्स इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हैं, मान के चले कहीं पे टक टक हो रहा है, कहीं पे टर टर हो रहा है, कहीं पे खट खट हो रहा है, तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हैं। या मान ले कहीं जगह पे गए और डिफरेंट वॉइसेस हैं, डिफरेंट वॉइसेस मतलब अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें हैं, मतलब कुत्ते की आवाज़ है, वही बिल्ली की आवाज़ है, वहीं पे शेर की आवाज़ है ना, जंगल में नहीं गए, मान ले शेर की आवाज़ है, लोमड़ी की आवाज़ है, फिर जंगल में लगे गए सर लोमड़ी की आवाज़ है, और क्या कुत्ते की आवाज़ होगी, बिल्ली की आवाज़ होगी, हाँ गाय की आवाज़ है, और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं किसी भी चीज़ की, अब इंसानों की ले लें, किसी लड़के की आवाज़ है, किसी मर्द की आवाज़ है, किसी औरत की आवाज़ है, किसी लड़की की आवाज़ है, तो ये है डिफरेंट वॉइसेस। अगर डिफरेंट वॉइसेस आपको सुनाई दें, मतलब मैं आपको सुना दूं, डिफरेंट वॉइसेस सुना दूं, या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आपको सुना दूं, सुनाने के बाद लेकिन उन सब इंस्ट्रूमेंट्स का मैं एम्पलीट्यूड सेम रखूं, क्या सेम रखूं, एम्पलीट्यूड सेम रखूं, और साथ ही साथ यानी कि उनका एम्पलीट्यूड सेम रखने को बोलते हैं सेम नोट। एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब सेम नोट मतलब उनके एम्पलीट्यूड बराबर है और उनकी पिच भी बराबर है, लेकिन आप फिर भी फ़र्क कर सकते हो कि ये बच्चे की आवाज़ है, ये बड़े बंदे की आवाज़ है, कैसे फ़र्क कर सकते हो, ड्यू टू वेव फॉर्म, उनकी वेव फॉर्म अलग बनी। यही तो बात की थी कल हमने क्वालिटी ऑफ साउंड के अंदर, हाँ सर की थी, तो जिसने नहीं देखा वो वाली वीडियो जाकर देख लें, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, फिर भी ये चीज़ समझा दूंगा मैं आपको। अगर एक सवाल के तौर पर मैं यहाँ से आगे शुरू कर दूँ, वो सवाल क्या होगा, मैं पूछूँ हाउ वी कैन, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट, हम कैसे डिफ्रेंशिएट बोल दें या डिस्टिंग्विश बोल भी सकते हैं, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट भी बोल सकते हैं या डिस्टिंग्विश भी बोल सकते हैं। चलो मैं डिस्टिंग्विश भी लिख सकता हूँ, डिस्टिंग्विश, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश, किसके बीच में, डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, साउंड ऑफ, क्या मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या वॉइसेस, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वॉइसेस। इस सवाल का मतलब वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इफ दे आर प्लेइंग विद सेम नोट, इफ दे आर प्लेइंग विद सेम नोट, मतलब क्या सर समझा दीजिए, नहीं समझाए सर, हमें समझ आ गया, मतलब आपको ऐसे साउंड सुनाई दे रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के या डिफरेंट वॉइसेस सुनाई दे रहे हैं, उनको कैसे फर्क कर सकते हो, अगर उनकी सेम नोट है, सेम नोट का मतलब मैंने बोला एम्पलीट्यूड सेम है, पिच सेम है, फिर भी कैसे फर्क कर सकते हो भाई। इसके लिए फर्क करने के लिए हमारे पास तो एक तो कान है, लेकिन आप उसका प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं जी, आइसोक्लोस ना नहीं है कैसे बने, OSCI, आइसोक्लोप्स बोलते हैं, आइसोलोस्कोप, हाँ आइसोलोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। ये एक डिवाइस होता है, आइसोलोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम फर्क करते हैं। ये आपकी बुक में साइड में बना हुआ है, ठीक है जी। इस तरह का एक डब्बा, साइड टीवी जैसा छोटा सा डब्बा होता है, उसमें वेव फॉर्म दिखाई पड़ती है और साइड में माइक होता है, तो माइक के थ्रू आवाज़ जाती है उसमें, उसी के अंदर जाने के बाद क्या होती है, उसमें वेव बनती है, हर आवाज़ की वेव बनेगी, तो उस तरह आप वेव फॉर्म देखोगे, उससे फ़र्क कर सकते हो। ये तो मैंने ओरली बता दिया। अब ये उस आइसोस्कोप वाला सवाल आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर इसी सवाल का ये भी पूछ सकते हैं, भाई ये फ़र्क किस तरह कर सकते हैं, तो अपने कानों से कर सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई दुनिया में ऐसी चीज़ बनाए जो फ़र्क कर सकता है, हाँ कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिससे किस चीज़ की मदद से फ़र्क कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोक्लोस, यार सर क्या हुआ, आइसोलोस्कोप, आज तक पढ़ो तो आ जाएगा, तेज पढ़ने से नहीं होता। या ये पूछ सकते हैं व्हाट इज आइसोलोस्कोप, व्हाट इज आइसोलोस्कोप, माइक्रोस्कोप आइसोलोस्कोप है, एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं। अब आइसोलोस्कोप क्या है, एक्सप्लेन करो तो भी आप यही जवाब दोगे। देखो सवाल पूछने का स्टाइल वही है भाई, एसएलओ इसी तरह होता है और कुछ एसएलओ नहीं होता है। या तो इस स्टाइल में आपसे पूछें या इस स्टाइल में आपसे सवाल पूछें, दोनों का जवाब एक ही है भाई, यही एसएलओ है और कुछ है ही नहीं, बस समझो। इसके आगे पाकिस्तान में जाते ही नहीं, लेवल ही नहीं है, बोर्ड के लेवल में बस यही है, नहीं है मैं बता रहा हूँ, यही लेवल है और कुछ है ही नहीं, इससे अलावा सोच जाएगी भी नहीं। जाना कैसे, जो कुछ वो कर सकते हैं वही कुछ मैं करके दूंगा आपको,
टेंशन मत लो, हम कर देंगे। व्हाट इज आइसोलोस्कोप, एक्सप्लेन बोल दें या ये सवाल बोल दें, भाई जवाब एक ही है। तो सबसे पहले आइसोलोस्कोप को डिफाइन करो। डिवाइस जो कि डिस्प्ले कर दे साउंड वेव को एक लाइन के तौर पर स्क्रीन के ऊपर दिखा दे, ऐसा डिवाइस जो साउंड वेव को स्क्रीन के ऊपर दिखा दे, वो होता है आइसोलोस्कोप। तो लिख सकते हैं अ डिवाइस विच डिस्प्ले साउंड वेव a device which displays sound wave as a line, साउंड वेव को लाइन के तौर पर दिखाएगा, as a line on screen and analyze it, और उसको क्या करते हैं जी, एनालाइज करते हैं, एनालाइज इट, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलोस्कोप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोलोस्कोप बोलेंगे। सर समझ गए। नेक्स्ट बात क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट बात मैं ये करने वाला हूँ, समझिए गौर से, कि हम कहेंगे जो वेव फॉर्म है एक ऐसा हथियार है हमारे पास कि जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ साउंड्स के बीच में फ़र्क कर सकते हैं, उनकी वेव फॉर्म को जांच सकते हैं। वेव फॉर्म की मदद से हम मुख्तलिफ साउंड की वेव फॉर्म को देख सकते हैं इस आइसोलोस्कोप के अंदर, फिर हम उनको एनालाइज भी कर सकते हैं। मतलब ये वेव फॉर्म अलग है भाई, इसकी वेव फॉर्म अलग है, तो लिहाजा ये साउंड अलग है इस साउंड से, ये साउंड अलग है इस साउंड से, ऐसा चलेगा, समझ गए। तो हम कहेंगे कि जो वेव फॉर्म है, साउंड की जो वेव फॉर्म है, यहाँ पर मैं बात लिखता हूँ, वेव फॉर्म यानी कि वेव फॉर्म ऑफ डिफरेंट साउंड यानी कि वेव फॉर्म ऑफ डिफरेंट साउंड कैन बी एनालाइज ऑन आइसोलोस्कोप, कैन बी एनालाइज if they are playing with same note, if they are playing, अगर उनको playing मतलब उन साउंड्स को बजाया जाए, निकाला जाए, साउंड्स if they are playing with same note, अगर उनको सेम नोट के साथ क्या कर दिया जाए मेरे दोस्त, प्रोड्यूस किया जाए, साउंड को प्रोड्यूस किया जाए, फिर भी कर सकते हैं। अब यहाँ दो अहम चीज़ें हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा बस। ये भाई डेफिनेशन आएगी और ये एक्सप्लेनेशन है। अगर आप थोड़ा वो नोट्स में लिखना है तो इसको एक्सप्लेनेशन नाम देंगे। मैं थ्योरी सारा लिखवाना बंदा थक जाता है, ऐसी थ्योरी क्या खाप करे। चलो अब थ्योरेटिकल है तो इस टॉपिक ही थ्योरेटिकल है, तो हम इस पर लेके चलिए। नेक्स्ट बात क्या करने वाले हैं, मान के चले। अब यहाँ पे दो अहम बातें कर रहा है इसी पैराग्राफ के अंदर। पहली बात क्या कह रहा है, पहली बात ये कह रहा है कि जो ट्यूनिंग फॉक है, ट्यूनिंग फॉक आपको दिखाया था ना कुछ दिन मैंने, हरे 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 किधर है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हमको कैसे मिल गई, सब कुछ मैं इधर रखा हूँ। ये ट्यूनिंग फॉक है। इस ट्यूनिंग फॉक का जो साउंड, इसकी जो वेव फॉर्म बनती है ना, वो एक रेगुलर वेव फॉर्म बनती है ट्यूनिंग फॉक की। इससे आवाज़ आती है, जब आप इसको टक करके कान के पास लगाएंगे तो आवाज़ उठती भी है और गिरती भी है। उठती और गिरता का मतलब ज़्यादा हो रही, फिर कम, फिर ज़्यादा, इस तरह। तो हम कहेंगे जो ट्यूनिंग फॉक की बात कह रहे हैं, तो इसकी जो वेव फॉर्म होती है, तो हम लिख सकते हैं वेव फॉर्म ऑफ ट्यूनिंग फॉक। जो ट्यूनिंग फॉक है वो क्या होती है, वेव फॉर्म ऑफ ट्यूनिंग फॉक, वेव फॉर्म ऑफ ट्यूनिंग फॉक, वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉक लिखेंगे, वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय साउंड, वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय किससे, ट्यूनिंग फॉक से, फॉक बोले, वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉक इज क्या होती है जी, रेगुलर होती है। ये वो वाला रेगुलर नहीं है जो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, वो वाला रेगुलर नहीं है, मतलब एक तरतीब से होती है। वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉक इज रेगुलर एंड साइन, रेगुलर स्मूथ, इसको स्मूथ भी बोला जाता है, एंड साइन वेव, इसको साइन वेव भी बोला जाता है। इसको कहा जाता है कॉल्ड सिंपल ट्यून, इसको सिंपल ट्यून भी कहा जाता है या साइन वेव भी कहा जाता है, सिंपल ट्यून कहा जाता है। जो ट्यूनिंग फॉक की, अब ये कहाँ पे होती है, ये डिस्प्ले कहाँ पे होगी, वही आइसोलोस्कोप होगी। तो हम लिख सकते हैं वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय आइसोलोस्कोप, ये लिखे वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉक
ऑन आइसोलोस्कोप, ये लिखो, ये कहाँ पे दिखाई पड़ती है? आइसोलोस्कोप में दिखाई पड़ती है। भाई स्पेलिंग बताओ। आइसोलोस्कोप में जो साउंड होती है, गलती होगी माफ करना स्पेलिंग, वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फॉर्क ऑन आइसोलोस्कोप इज रेगुलर। आइसोलोस्कोप में जो प्रोड्यूस होती है वो रेगुलर होती है, स्मूथ होती है, या रेगुलर बोलो या स्मूथ बोलो, और साइन वेव होती है। ये इसको साइन वेव, क्योंकि ये साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा मैथ में पढ़े होंगे, ये साइन थीटा की वेव इस तरह की बनती है, साइन थीटा का ग्राफ इस तरह का बनता है, वो हमेशा क्या होती है मेरे दोस्त? रेगुलर होती है। ये आपके वो जो इंस्ट्रूमेंट है आइसोलोस्कोप, उसमें भी दिखाया होगा, ये इस तरह की बनती है। इसको सिंपल ट्यून वेव कहते हैं, सिंपल ट्यून। नेक्स्ट बात हम करेंगे कॉम्प्लेक्स की। अब आपके बुक वाले कह रहे हैं कि वेव फॉर्म ऑफ, बस कहानी खत्म है जी। वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय, दो और चीजें हैं, साउंड प्रोड्यूस बाय वायलिन, वायलिन जानते हो, एंड पियानो और वायलिन की इस क्या होती है जी? कॉम्प्लेक्स। ऑन वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय, वेव फॉर्म इसी तरह लिखो, वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क एंड वायलिन एंड ट्यूनिंग फॉर्क, वायलिन एंड पियानो ऑन आइसोलोस्कोप, ये भी आइसोलोस्कोप में होगी। अब भाई आइसोलोस्कोप में वो क्या होती है? इज कॉम्प्लेक्स वेव होती है, मतलब इस तरह सिंपल नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है थोड़ी सी टेढ़ी पेढ़ी होगी, ये इस तरह होगी। भाई ये तो मैंने फिर भी सिंपल बनाया, इससे भी कॉम्प्लेक्स बन सकती है। सोचो वायलिन इतना सुकून वाला होता है, फिर भी इसकी भी वेव कॉम्प्लेक्स है। सोचो जो शोर शराबा हो रहा हो, उसकी अगर वेव देखेंगे इस आइसोलोस्कोप के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स तो क्या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो उसको स्टडी कर पाना मुश्किल है। हमारे बुक में यही दिया तो हम इन्हीं को लेते हैं। अब जैसे एक एमसीक्यूज भी है, देख लो बच्चों, क्या कहता है? साउंड प्रोड्यूस बाय पियानो एंड वायलिन गिव डैश वेव फॉर्म ऑन आइसोलोस्कोप। आइसोलोस्कोप में किस तरह के, दूसरा एमसीक्यूज एक्सरसाइज का, किस तरह की वेव फॉर्म देता है? सिंपल देता है, हार्मोनिक देता है, कॉम्प्लेक्स देता है? हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स देता है। अगर ये बोलता है साउंड प्रोड्यूस बाय अ ट्यूनिंग फॉर्क गिव्स डैश वेव फॉर्म ऑन आइसोलोस्कोप बोलता, तो हम बोलते सिंपल बना देता है, ठीक है। और हार्मोनिक भी बोल सकते थे, सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ठीक। अब उसमें चलो बस सिंपल क्लिक कर देना, ठीक है। तो मेरे भाई समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जाते हैं, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ और तैयारी आपको एमसीक्यूज लिख देता हूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। तो चलिए जी बात करते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिख के लाया हूँ। तो स्पीड ऑफ साउंड किसे कहते हैं? वैसे सिंपल था, लेकिन आपने टॉपिक पढ़ने के बाद बुक की रीडिंग लाजमी करनी है, बुक के पैराग्राफ की, ताकि आपको समझ सही से आए। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ साउंड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड वेव, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड वेव इन यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड के अंदर कितना साउंड ट्रेवल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव। सोचो, साउंड वेव इन यूनिट टाइम, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है स्पीड ऑफ साउंड। इसकी जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला रहता है वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस को डिवाइड करो किससे? टाइम से। हाँ बिल्कुल सर रुको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। खैर जो भी है फार्मूला, हमें तो बचपन से आता है, 9th क्लास से आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात कर रहा है। इसके बाद इसकी बात हो रही है जी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो इसको देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मतलब सर एयर के अंदर, हवा के अंदर साउंड की स्पीड कितनी है? तो मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं, कितनी होती है सर? तो मैं कहूँगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बेसिकली जो होती है ना, वी इन एयर लिखूँगा, वी एयर होती है वो लगभग 330 मीटर पर सेकंड से ले करके 350 मीटर पर सेकंड तक होती है। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज लगभग नियरली, लगभग को नियरली बोलते हैं ना, नियरली 332 टू यहाँ लिख दो 350 मीटर तक। मतलब सर्दियों में इतनी, गर्मियों में इतनी हो जाती है। हाँ सर सही आगे बात करें। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो डिपेंड करती है, वी एयर लिखूंगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की जगह। वी एयर किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या है, यानी इसका फैक्टर है, हवा में जो चलने का जो फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर। अगर मैं कहूँ हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर का मतलब समझ के आप,
अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर का मतलब ये है कि सर्दियों का मौसम नहीं, गर्मियों का मौसम है। हाई टेम्परेचर है तो जो एयर पार्टिकल्स हैं, अब हवा की बात हो रही है, स्पीड ऑफ साउंड एयर की बात हो रही है, ठीक है जी। जो एयर पार्टिकल्स होंगे उनके पास हाई एनर्जी होगी। हाई टेम्परेचर मतलब हाई एनर्जी होगी, यानी एयर पार्टिकल के पास हाई एनर्जी होगी। कहाँ पे? हाई टेम्परेचर है तो हाई एनर्जी होगी कहाँ पे? हाई एनर्जी इन एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स में क्या रहेगी दोस्त? हाई एनर्जी रहेगी सर। हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाई एनर्जी होगी तो वो रैपिडली मूव करेंगे। क्या रैपिडली मूव करेंगे? एयर पार्टिकल रैपिडली मूव करेंगे और ट्रांसफर करेंगे, रैपिडली मूव करेंगे। क्या? एयर पार्टिकल रैपिडली मूव करेंगे और साउंड। अब रैपिडली मूव करने का मतलब ये है कि वाइब्रेशन भी रैपिडली होगा। अब वाइब्रेशन ही तो स्पीड ऑफ साउंड होती है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल रैपिडली मूव करेंगे। एंड साउंड जो है ना मूव फास्टर, और इसीलिए कहा जाता है जो समर होता है, हाँ समर मतलब सर्दियाँ सर, हाँ समर वेकेशन होता है ना, समर वेकेशन सर्दियों की छुट्टियाँ, तो ये समर में स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 350 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर में बोलो तो 1260 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में इतना साउंड ट्रेवल करता है। समझ जो बात को? हाँ सर समझ गए। हाई टेम्परेचर की बात। अब लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बंदा। लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो रहे मतलब सर कम हो जाए टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो तो लेस एनर्जी होगी एयर पार्टिकल्स में, यानी कि लेस एनर्जी होगी किसमें? लेस एनर्जी होगी इन एयर पार्टिकल। अगर इनकी एनर्जी ही लेस है भाई, फिर मूव फास्टर तो नहीं करेंगे ना, रैपिडली मूव नहीं करेंगे, स्लो मूव करेंगे, स्लो वाइब्रेशंस करेंगे या स्लो मूव करेंगे। वाइब्रेशन लिख दूँ? हाँ लिख सकते हो, वाइब्रेशन या मूव करेंगे। और साउंड की स्पीड क्या होगी? साउंड स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। हाँ सर स्लो हो जाएगी। और ये विंटर में जो रहता है, हाँ विंटर में साउंड की स्पीड जो रहती है 330 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बोले तो 1188 किलोमीटर पर आवर होती है। क्या ये बातें समझो? कितनी होती है? 1188, 1188 होती है मेरे दोस्त। लिख दो इन बातों को अपने कापी में दिल खोल के। हाँ सर ये थी एयर की बात। लेकिन यहाँ पे अब एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, ये तो बुक का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं आपके लिए। क्या क्वेश्चन होगा सर? क्वेश्चन ये होगा, अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ सर कहें कि साउंड की स्पीड की मदद से हम जो तूफान है, जैसे बादल गरजते हैं तो तूफान आ जाता है, मान के चले बारिश आ जाती है, ठीक है, बादल गरजते हैं। तो एक होती है लाइटनिंग होती है, एक साउंड आता है। तो जो हम देखते हैं लाइटनिंग को पहले देखते हैं, पहले हमें लाइट नजर आती है। साउंड जो थंडर है, गरज को क्या बोलते हैं? थंडर। चलो जी थंडर बोलते हैं, THUNDR। थंडर का मतलब क्या होता है? गरज। गरज के बादल गरज रहे, मतलब गरजने को क्या बोलते हैं? गरज। गरज बाद में सुनाई देती है, मतलब जो आवाज आती है बादल गरजने की वो बाद में आती है, पहले लाइट चमकती है। हाँ सर चमकती है। तो अब हम इसी फिनोमेना की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो गरजने के बाद जो तूफान आता है, उस तूफान कितना दूर है या कि तूफान कितने डिस्टेंस दूर है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक में कुछ ऐसी कहानी जड़ी हुई है, ठीक है, मैं उस कहानी का एक क्वेश्चन बना देता हूँ। तो तूफान को हम क्या कहते हैं? तूफान को स्टॉर्म कहते हैं भाई। स्टॉर्म मतलब तूफान हो गया, ठीक है। तो तूफान का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये सवाल में मैं सवाल रखूंगा तो इससे समझ जाओगे आप लोग। तो मैं सवाल ऐसा रखता हूँ, हाउ कैन वी कैलकुलेट मेरा दोस्त, हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ तूफान, डिस्टेंस ऑफ तूफान नहीं सर, डिस्टेंस ऑफ स्टॉर्म, हाँ डिस्टेंस ऑफ स्टॉर्म बाई with the help of या by using speed of sound, by using speed of sound, speed of sound की मदद से कैसे कर सकते हैं? हम बोलेंगे हम कर सकते हैं, अभी तो पढ़ के आए, कैसे? नहीं पढ़े सर, अभी तो आपने कहानी की, अब इसको लिखवा दें हमें, देखिए कैसे हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड की मदद से हम कैसे तूफान का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट है, हमें पता है 2 स्पीड्स हैं यहाँ पे। अब एक स्पीड होगी तूफान की, एक गरज साउंड की स्पीड होगी, जो गरज है ना थंडर की स्पीड होगी, एक होगी लाइट होगी, लाइटिंग पहले दिखाई देती है ना, थंडर बाद में सुनाई देता है। तो हम जो VC हम कहेंगे, हम देखते हैं क्या देखते हैं? VC लाइटनिंग, जो लाइटनिंग है बिफोर थंडर, थंडर से पहले। थंडर आवाज है भाई,
गरज है, थंडर गरज है, गरज मतलब आवाज है, ये साउंड वेव है और ये लाइट वेव है। तो भाई लाइटनिंग मतलब लाइट वेव है, ये भी वेव है, हाँ सर है, और गरज भी वेव है, हाँ सर है, ये साउंड वेव है और ये लाइट वेव है। तो हम लाइट को पहले क्यों देखते हैं, बिफोर थंडर लाइट को क्यों देखते हैं? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट स्पीड है ना, हाँ जी ये लाइटिंग स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इज मच हायर, मच हायर लिखूं तो समझ जाए कितनी हायर होती है वो हमें नहीं लेने देना, मच हायर देन, मच हायर देन साउंड। भाई साउंड को क्यों बोला, साउंड या थंडर, थंडर या साउंड से मच हायर होती है, हाँ होती है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट इज मच हायर देन स्पीड ऑफ थंडर, थंडर मतलब साउंड, साउंड से ज्यादा होती है, हाँ होती है। तो अब इनकी स्पीड भी अलग होगी, क्योंकि एक की ज्यादा एक की कम है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, फर्क लेंगे, फर्क करेंगे। यानी कि अगर हमें फर्क करूं तो मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिखूंगा, एक स्पीड आ जाएगी हमें फर्क वाली स्पीड, स्पीड डिफरेंस, स्पीड डिफरेंस मतलब फर्क वाली स्पीड। वो कैसे आएगी, स्पीड ऑफ लाइट माइनस स्पीड ऑफ थंडर, तो इससे आएगा फर्क वाली स्पीड, ऐसे थ्योरेटिकल है। बाय डिफरेंसिंग, अब इंग्लिश में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, बाय टेकिंग डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ थंडर, वी, हमारे पास क्या है, वी विल गेट अ डिफरेंस इन स्पीड, ठीक है जी, डिफरेंस इन स्पीड आएगा। दो स्पीड को माइनस करो स्पीड ही तो आएगा, आएगी ना, स्पीड है, दो स्पीड को माइनस करो तो स्पीड ही आता है। जैसे मान ले 5 kg एप्पल को, 5 kg सेब को माइनस किया 2 kg सेब से, एप्पल से, तो कितना केजी बचेगा, माइनस करने के मतलब कम करना, तो कितना बचेगा, 3 kg सेब बचेगा। भाई 2 kg, ये क्वांटिटी सेम थी, केजी भी थी ये भी केजी थी, तो आंसर भी तो केजी आएगा। भाई ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड आएगी कि नहीं, हाँ सर आएगी, आएगी, बस बस बस, हमें ये चाहिए था, हाँ मिल गया। अब स्पीड तो आपके पास आएगी, लेकिन टाइम कौन, देखो डिस्टेंस निकालना है, तो हमने बोला कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस की बात रहती है। तो देखो टाइम तो हम निकाल सकते हैं, वी विल काउंट द टाइम, हम टाइम को काउंट करेंगे, किस किस के टाइम को, हम टाइम काउंट करेंगे बिटवीन, यानी कि अराइवल ऑफ थंडर, थंडर के पहुंचने का टाइम काउंट करेंगे, ठीक है। बाय काउंटिंग टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, बाय काउंटिंग डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ, किस किस का डिफरेंस ऑफ टाइम, बाय काउंटिंग डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, भाई इनका टाइम का भी फर्क तो होगा, लाइटनिंग एंड थंडर, थंडर और लाइटनिंग का टाइम को डिफरेंस करेंगे। मतलब क्या, मैं इस इंग्लिश का मतलब बताता हूँ, लाइट आई तो सब आज घड़ी ऑन करो, हाँ घड़ी ऑन की है, तो अब आवाज सुनाई देने तक जो टाइम गया, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन लाइटनिंग एंड थंडर। लाइट पहुंची तो घड़ी ऑन कर दी, उधर से टड़ों गरज सुनाई दी, उस तक थोड़ा सा जो टाइम होगा, उस टाइम को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम लाइटनिंग एंड थंडर, दैट विल बी द टाइम टी। मान लो वो टाइम कुछ टी टाइम था, तो अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। हमारे पास स्पीड क्या है, v डिफरेंस है, और ये स्पीड कैसे निकली है, लाइट की स्पीड और थंडर की स्पीड। भाई थंडर के साउंड है तो इसकी स्पीड 340 350 कुछ भी हो सकती है, इसकी स्पीड कितनी है 3 लाख किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है, 3 लाख किलोमीटर कुछ भी नहीं, बस मतलब ये समझो कि 3 × 10⁸ होती है, जो आपने कहीं पढ़ी होगी। तो हम अब न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बस समझाना है क्वेश्चन, और कुछ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, टेंशन मत लो जी, आ जाए। तो हमें स्पीड का फार्मूला पता है, स्पीड v इक्वल टू v डिफरेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या रहता है, टाइम होता है। तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम को मल्टीप्लाई करें तो ये डिस्टेंस आएगा। तो बाय अप्लाइंग फार्मूला ऑफ डिस्टेंस that is equal to difference in speed multiplied by time, we can calculate the distance, we can calculate the distance। भाई समझ आ गई, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन 20 से बना दिया, ठीक है, सच वो नहीं था। भाई स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बात कर दी हमने। अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड किस पे करती है, जनरली डिपेंड किस पे करती है, उसके ऊपर आते हैं। क्या इससे कोई सवाल हल होगा, कोई सवाल हल होगा, नहीं होगा अभी तक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब साउंड की स्पीड वाटर के अंदर क्या है, सॉलिड के अंदर क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। मिटा दो, हाँ सर मिटा दो। हमको तुमसे मोहब्बतें हुई थी, तुम
को चाहने की माने। चुप कर सर, चुप करें, गाने गाते हैं हर वक्त। नहीं सर, गालियाँ कह भाई, कोई कोई क्या कहे, कोई क्या कहे, हम तो गाएंगे। हम तो ठहरे हैं शाहिर, हम तो सिंगर हो गए, सिंगर बन गए। सर आप पढ़ाने से ज़्यादा आप सिंगिंग में क्यों नहीं ट्राई करते हैं? क्या कहते हो आप लोग? आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड किस पे करती है, वो बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये बात हमने कर दी। जनरली आमतौर पर मतलब सॉलिड के अंदर जाएं तो फिर किस पे डिपेंड करता है? जनरल डिपेंडेंस, जनरल डिपेंडेंस ऑफ वी स्पीड ऑफ साउंड। पहली बात बोल रहा है कि डिपेंड्स जो कर रही है ना, पहली बात ये करती है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? कोई हम बाहर से फोर्स लगाएं, वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कितनी कैपेबिलिटी है, उसको इलास्टिसिटी। सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है? सॉलिड्स की होती है। सॉलिड की इलास्टिसिटी, क्योंकि सॉलिड अपनी शेप को बरकरार रखने में सबसे ज़्यादा मतलब अपोज करेगा। ऐसा है कि नहीं? पढ़ के आए ना, मतलब सॉलिड की शेप में आसानी से आप चेंज नहीं ला सकते। मतलब इलास्टिसिटी उसी की ज़्यादा होती है जिसकी मतलब शेप में चेंज लाना मुश्किल हो रहा हो। तो मुश्किल किसका होता है? सॉलिड का, स्टील का। हाँ, तो मतलब स्पीड ऑफ साउंड आमतौर पर इलास्टिसिटी, ये आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे या सेकंड ईयर में। इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी आप मीडियम पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, उसमें भी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा होगी। भाई डेंसिटी किसकी ज़्यादा? सॉलिड्स की ज़्यादा। तो सॉलिड तो जीत गया सर, हाँ जीत गया, इसीलिए सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है दोस्त? पार्टिकल स्पेसिंग। मतलब क्या सर? पार्टिकल के बीच में कितना फासला है, इसी पे डिपेंड करता है। कौन है? एक मिनट, समझ चुके हो? यानी पार्टिकल स्पेसिंग सबसे कम कहाँ पे होती है? यानी सॉलिड पे होती है। मतलब सॉलिड की कम स्पेसिंग होगी तो वाइब्रेशन जल्दी पास आउट हो जाएगा, वाइब्रेशन आगे जल्दी जा पाएगा, तो इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है। सॉलिड के अंदर स्पीड क्यों ज़्यादा होती है? पार्टिकल बहुत जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होगा तो वाइब्रेशन इतना जल्दी आगे जाएगा। भाई साउंड जल्दी जाने का एक ही रास्ता है कि वाइब्रेशन को जल्दी पहुँचा दो, तो वो साउंड के सॉलिड के पार्टिकल पहुँचा देते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं भाई, मेन फैक्टर्स हैं। ये आप ऊपर जाके ऊपर की क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए ये फैक्टर समझो। अब साउंड जो है ना ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। क्या बताया? साउंड जो है, पहली बात साउंड ट्रेवल करता है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। सबसे ज्यादा साउंड जो है ना सॉलिड्स में ट्रेवल करता है। क्यों करता है? बिकॉज जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं, ये इसका जवाब भी है। अच्छा, व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड एंड गैसेस? ये शॉर्ट क्वेश्चन 5 है। तो ये देखो, सॉलिड, बिकॉज सॉलिड, ये ऊपर वाली चीजें भी लिख सकते हो इसके आंसर में। सॉलिड पार्टिकल्स, लेकिन आपके बुक में तो इसकी ज्यादा बात नहीं की हुई, लेकिन इसकी बात की, इसके हिसाब से पार्टिकल्स की स्पेस कम होती है। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू, किससे भाई? किससे? कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस और लिक्विड्स के मुकाबले में क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए ज्यादा होते हैं। क्लोजली पैक होने से फायदा ये तो नहीं है, हम लिखेंगे क्लोजली पैक है मतलब स्पेसिंग कम है, यानी कि स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल कम है, देयरफॉर ये यानी कि वाइब्रेशन इजीली ट्रांसफर करेंगे। हम ये बात भी लिख सकते हैं, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल इज लेस। स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स क्या है जी? इज लेस, देयरफॉर बहुत कम है भाई। लेस का मतलब क्या है? देयरफॉर दे इजीली ट्रांसफर वाइब्रेशंस एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिखो आगे, लिखो लिख दिया सर। अब एक और बात करने वाला, ठहरो, एक और बात करने वाला हूं। क्या बात करेंगे सर? एक और बात ये है कि यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, वी सॉलिड जो है वो नियरली 5000 टाइम
मीटर पर सेकेंड या 5000 टाइम क्या है, ग्रेटर है किससे, ग्रेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड। भाई सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा है, सिर्फ लिक्विड से 5000 टाइम्स ज्यादा है, 5000 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन 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 लिक्विड से 15 टाइम्स ज्यादा है, 15 टाइम, 5 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन सॉलिड की जो स्पीड है लिक्विड से, अगर इसको सिंपली कहते हो ना, एक तरीका है वो मैं बताऊंगा। इस झंझट में मत पड़ो, जो बुक वाले ने थोड़ा मुश्किल कर दिया, तो आप एक तरीका ढूंढो, वो तरीका मैं बताता हूँ। जो स्पीड ऑफ सॉलिड है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड जो है ना, वो 5 टाइम है देन लिक्विड से 5 गुना ज्यादा है। इसी तरह स्पीड ऑफ सॉलिड जो है वो 15 टाइम्स ज्यादा है किससे, गैसेस से। बस ये पढ़ो, ये 15 गुना ज्यादा। ये एमसीक्यूज भी आता है, बहुत फेमस एमसीक्यूज है, पुराने सालों में आता है। ये 15 अच्छा 15 है, हाँ सर, ये पढ़ लो भाई, वो हो गया, बात होगी खत्म, बाय बाय टाटा। उसका आंसर आ गया, आंसर आ गया। लेकिन एक चीज, सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की कहाँ पे होती है, ये बात मैं लिखूँ, सबसे ज्यादा सॉलिड्स में स्पीड होती है, फिर लिक्विड्स में होती है, फिर मेरे भाई कहाँ पे होती है, फिर गैसेस में सबसे कम होती है। सही सर, ये तो हमें पता था। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट फास्टर होती है, साउंड ट्रेवल फास्टर, बी पार्ट। साउंड ट्रेवल, अब आसान है, ट्रेवल फास्टर नहीं होती ना, फास्टर इन लिक्विड्स। लिक्विड में फास्टर होता है, फास्टेस्ट तो नहीं होता, फास्टर कह सकते हैं। फास्टर सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, वो वाली कहानी है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ना लिक्विड के अंदर, वो होती है लगभग मेरे दोस्त, लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होती है। इसीलिए जो मेरीन लाइफ है, मेरीन एनिमल है, मेरीन क्या है, कोई तो मेरीन का मतलब ये है कि जो समुद्री जानवर है, मेरीन एनिमल्स है, वो कम्युनिकेट करते हैं। मेरीन एनिमल कम्युनिकेट करते हैं, कहाँ तक करते हैं जी, लार्ज डिस्टेंस तक कर सकते हैं, लार्ज डिस्टेंस तक कम्युनिकेट ईजिली करते हैं मेरीन लाइफ। और ये बात भी बता दूं यहाँ पे कि जो लिक्विड की जो स्पीड होती है, वो स्पीड ऑफ लिक्विड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड, वो ज़्यादा होती है गैसेस से। हाँ, स्पीड ऑफ लिक्विड जो होती है वो कम होती है सॉलिड से। ये बात भी लिख दो, यही बात है भाई। ये चीज़ पकड़ लो तो यहीं से समझ आएगी, ये लिक्विड की कम है, लिक्विड दरमियान में ना, सॉलिड से कम, गैस से ज़्यादा। साउंड ट्रेवल स्लोवेस्ट या स्लो इन सी पार्ट। साउंड ट्रेवल स्लो इन कहाँ पे, साउंड ट्रेवल स्लो इन कहाँ पे, ट्रेवल स्लो इन कहाँ पे, स्लो इन एयर, एयर में स्लो होता है। कैसे, सबसे कम होता है, मैं बताता हूँ। इसी से स्पीड ऑफ साउंड इन गैस जो है या एयर जो है, वो नियरली 340 तक होती है अगर रूम टेम्परेचर। कहाँ पे जी, रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री के आसपास, रूम टेम्परेचर पे इतनी कम होती है। हाँ सर समझ गए। लेकिन जो गैस की स्पीड होती है, वो गैसेस की जो स्पीड होती है वो लेस होती है मेरे दोस्त, लिक्विड से भी। हाँ सर, लिक्विड से लेस होती होगी। फिर जो गैस की स्पीड है मेरे दोस्त, वो लेस होती है सॉलिड से भी। तो सबसे लोएस्ट हो जाएगी, सबसे लोएस्ट हो जाएगी। ये तकरीबन हमारी एक्सरसाइज होगी समाप्त। तो अब देखें एमसीक्यूज पे, साउंड ट्रेवल, आज सबसे कम साउंड की स्पीड गैस में होती है, आज गैस में होती है, फिर उसके बाद लिक्विड और। अब एक एमसीक्यूज है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन रबर में नहीं भाई, एयर में नहीं, वाटर में नहीं, स्टील में सबसे। स्टील क्या है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा था ना, इलास्टिसिटी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है क्योंकि सॉलिड है। साउंड ट्रेवल फ्रॉम आयरन से, एक आवाज़ है, ये एमसीक्यूज 5वां है। आयरन से गया है कहाँ पे, एयर में। देखो, आयरन से गया हवा में, एयर में, आप ऑप्शन को मत पढ़े। आयरन से हवा में गया है, हाँ किधर गया, आयरन से हवा में गया है और फिर वाटर में गया, फिर वाटर में गया है, तो क्या होगी, इधर बहुत ज्यादा थी, मतलब जब आयरन में थी तब स्पीड इंक्रीज थी, इधर क्या होगा, डिक्रीज हो गई होगी, हाँ होगी। फिर वाटर में गया तो एयर के मुकाबले में ज्यादा होगी, तो फिर इंक्रीज होगी। भाई इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से पहले ज्यादा थी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी। तो ज्यादा कम ज्यादा, पहला ऑप्शन सही, बाकी गलत। सोचो क्यों गलत है, डिक्रीज, पहले तो डिक्रीज नहीं भाई, आयरन में इंक्रीज गलत,
ये तो गलत ही है। इंक्रीज बोला, डिक्रीज ऐसा तो नहीं होगा। खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।